नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 4 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के सत्र 2 भाग 5 मानव शरीर के प्रमुख अंग तंत्र के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत करेंगे। और ये विषय है अंतःस्त्रावी तंत्र की संरचना, अंतःस्त्रावी तंत्र पर योग के प्रभाव, अंतःस्त्रावी तंत्र की संरचना। आइए अब चर्चा करते हैं अंतःस्त्रावी तंत्र के बारे में। शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र जो शरीर की क्रियाशीलता या चयापचय दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, अंतःस्त्रावी तंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की संरचना व कार्यों का वर्णन आता है। इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। शरीर का वह तंत्र जो अंतःस्त्रावों अर्थात हार्मोन्स द्वारा संपूर्ण शरीर के चयापचय दर, वृद्धि, विकास, प्रजनन और निद्रा आदि महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन का कार्य करता है, अंतःस्त्रावी तंत्र कहलाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाला स्त्राव हार्मोन कहलाता है। हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक होता है जो मानव शरीर के किसी अंग अथवा ऊतक विशेष में पहुंचकर उसकी क्रियाविधि व गतिशीलता को तेज कर देता है अथवा उसमें शीतलन उत्पन्न कर देता है। सभी हार्मोन मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। ये ऊतक, अंग तंत्रों व मानव शरीर पर विस्फोटक प्रभाव रखते हैं। मानव शरीर में प्रत्येक हार्मोन एक निश्चित ग्रंथि से उत्पन्न होता है और एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। मानव शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण अंतःस्त्रावी ग्रंथियां इस प्रकार हैं। प्रमुख अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक प्रमुख हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस विभिन्न नाभिक और तंत्रिका तंतुओं के द्वारा निर्मित मस्तिष्क का एक छोटा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अपने न्यूरोनल कनेक्शन के माध्यम से जीव के कई जटिल कार्यों को संपन्न करता है, जैसे जीव के होम्योस्टेसिस, थर्मोरेगुलेशन तथा भावनात्मक व्यवहार आदि। हाइपोथैलेमस विभिन्न दैनिक गतिविधियों में शामिल होता है, जैसे खाने या पीने, शरीर के तापमान और ऊर्जा के रखरखाव नियंत्रण में और याद रखने की प्रक्रिया में आदि। यह पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ अपने कनेक्शन के माध्यम से अंतःस्त्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस में एक विशेष कोशिकाएं शामिल होती है जिन्हें न्यूरोसेक्रेटिक कोशिका कहा जाता है, अर्थात वे न्यूरॉन्स जो हार्मोन को स्त्रावित करते हैं। अगली ग्रंथि है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे आधार भाग में भूरे रंग की और मटर के दाने के समान रचना होती है, जिसका वजन मात्र 0.5 ग्राम होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में पिट्यूटरी ग्रंथि पीनियल के बाद सबसे छोटी ग्रंथि है, परंतु इसके महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वास्तव में पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले स्त्राव दूसरी ग्रंथियों पर सीधा प्रभाव रखते हैं तथा इन ग्रंथियों को उत्तेजित अथवा शांत कर देते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि की इसी विशेषता के कारण इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष का अभिप्राय अमृत से, अर्थात यह अमृत प्रदान करने वाली ग्रंथि है। अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। मनुष्य के सिर में पिन व नोक के समान लाल से भूरे रंग की चावल के दाने के समान एक रचना होती है जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि लगभग 150 ग्राम की होती है तथा एक कैप्सूल से ढकी होती है। इसके साथ साथ कुछ पर्दों द्वारा अनेक खंडों में बटी होती है। इस ग्रंथि का बाल्यकाल में काफ़ी विकास होता है, लेकिन आगे चलकर 50 की आयु के लगभग इसमें कैल्शियम जमा होने के कारण यह ठोस आकार ग्रहण करती हुई निष्क्रिय हो जाती है। पीनियल ग्रंथि को एपिफेसिस या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथि में लाटोनिन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि एवं मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव रखता है। इस हार्मोन के प्रभाव से मस्तिष्क की क्रियाशीलता कम हो जाती है तथा मनुष्य की क्रियाशीलता कम होते हुए उसे नींद आने लगती है। इस ग्रंथि को ध्यान की ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ध्यान करने से इस ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और इससे अधिक मात्रा में लाटोनिन स्त्रावित होने लगता है। तनाव में रहने पर इस ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होने लगती है, जिससे लाटोनिन हार्मोन कम स्त्रावित होने से
मनुष्य को नींद कम आने लगती है। अगली ग्रंथि है थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथियां। मनुष्य के गले में श्वास नलिका के दोनों ओर चूल्हे के समान रचना होती है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। इसका वजन 20 से 30 ग्राम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि का ज़्यादा क्रियाशील होना हाइपरथायराइडिज्म तथा थायराइड ग्रंथि का कम क्रियाशील होना हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। थायराइड ग्रंथि के पास मसूर के दाने के आकार की 4 छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिन्हें पैराथायराइड ग्रंथियां कहा जाता है। पैराथायराइड ग्रंथियां पैराथार्मोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस का संतुलन स्थापित करना है। इस हार्मोन के कम स्रावन से शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि तत्वों की कमी से अस्थियों व पेशियों का विकास रुक जाता है। अगली ग्रंथि है बाल्य ग्रंथि, जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। थाइमस एक नरम त्रिकोणीय आकार का अंग है जो उरोस्थि के पीछे छाती में पाया जाता है। थाइमस थर्माइन्स नामक हार्मोन पैदा करता है, जो भ्रूण के विकास और बचपन के दौरान टी लिम्फोसाइट्स के विकास और प्रशिक्षण में सहायक होता है। अधिवृक्कक ग्रंथियां, एड्रिनल ग्लैंड। हमारे शरीर में 2 अधिवृक्कक ग्रंथियां होती हैं तथा ये दोनों गुर्दों की चोटी पर स्थित होती है। यह कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से घिरी होती है और आंशिक रूप से वसा के एक द्वीप में दबी रहती है। अधिवृक्कक ग्रंथियों को सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहा जाता है। अगली ग्रंथि अग्नाशय, पैनक्रियास। अग्नाशय ग्रंथि पेट में स्थित होती है। यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह इंसुलिन तथा अन्य महत्वपूर्ण एंजाइमों और हार्मोन को उत्पन्न करने का कार्य करती है। यह इंसुलिन और एंजाइम खाद्य पदार्थों को तोड़ने में मदद करती है, जिसके फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा मिलती है। इंसुलिन रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर के ग्लूकोज या शुगर के स्तर को नियंत्रित करते हैं। अनियंत्रित इंसुलिन मधुमेह रोग का कारण बनती है। पैनक्रियास पाचन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों का एक अंग है। अगली ग्रंथि है गोनाड्स। महिलाओं में गोनाड्स अंडाशय और पुरुषों में अंडाणु शरीर में सेक्स हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। ये सेक्स हार्मोन वयस्क महिलाओं और वयस्क पुरुषों की दूसरी विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र पर योग का प्रभाव। सबसे पहले षटकर्म के प्रभाव। षटकर्म की शोधन क्रियाएं संपूर्ण शरीर को स्वच्छ करने का कार्य करती है। शरीर के स्वच्छ होने से अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हार्मोन संतुलित होने से हार्मोन संबंधी रोग दूर होते हैं। शोधन क्रियाओं के नियमित अभ्यास से मास्टर ग्लैंड के साथ साथ सभी ग्रंथियों की क्रियाशीलता संतुलित होती है। अब हम बात करते हैं आसनों के प्रभाव की। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योगासनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। आसन करने से रक्त संचार तीव्र होता है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ती है। आसनों के क्रमानुसार अभ्यास से पूरे शरीर में रक्त संचार विपरीत दिशा में हो जाता है। इसका शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। शवासन का अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करने से शरीर के हार्मोन संतुलित होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के प्रभाव की। प्राणायाम का अभ्यास भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ाता है तथा हार्मोन्स को संतुलित करता है। प्राणायाम में क्रमशः नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी एवं उज्जाई प्राणायाम पिट्यूटरी एवं थायराइड ग्रंथि पर लाभकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं ध्यान का प्रभाव। ध्यान का अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तनाव व आवेश में रहने से सभी हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जबकि इसके विपरीत ध्यान करने से सभी हार्मोन्स संतुलित हो जाते हैं। दीपक की लौ पर ध्यान, प्रातः उगते सूरज पर ध्यान करने से मास्टर ग्रंथि की सक्रियता नियमित बनी रहती है। श्वासों पर ध्यान व योग निद्रा का अभ्यास भी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर लाभकारी प्रभाव डालता है। तो बच्चों, आज हमने जाना मानव के अंतःस्रावी तंत्र की संरचना व उस पर योग के प्रभाव को। तो बने रहिए हमारे साथ, आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।